तो देखो आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है ना, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये कोई वृत्त हो गया, ठीक है, तो ये इसका केंद्र हो गया। तो उसने बोला कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी, वृत्त का केंद्र ओ मान लो, तो इससे बोल रहा है केंद्र से कितने बिंदु की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। जो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो स्पर्श रेखा है ना, ऐसे जाती है, दो स्पर्श रेखा जाती है, एक इधर और एक, तो अभी एक ही ले लो कि ये स्पर्श रेखा है ना, इसकी लंबाई भी दे दिया है कि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा को मान लो ये पी बिंदु है, ठीक है। अब ना इसको अगर केंद्र को इससे स्पर्श बिंदु से मिलाओगे ना पी से, तो ये जो त्रिज्या हो जाएगी, और ये त्रिज्या ना इस स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है 90। तो हमें यही त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ज्ञात करना है हमें त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक लाइन लिख देंगे, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, यानी 90 डिग्री समकोण होता है। या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं ना, पर में 10 पॉइंट, मतलब इसको एक भी कह सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा कि एंगल ओ पी ए 90 का हो जाएगा। तो पहले लिख देंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ, ये रहा ए पी ओ, इसमें ये एंगल 90 का हो गया ना ये वाला, तो इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर देंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ 10 दे रखा है, देखो ये 90 है ना, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण ले लेंगे 10 का स्क्वायर, लंब इसको ले लो चाहे इसको, तो लंब ले लो इसी को, त्रिज्या का स्क्वायर, और ये आधार हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और ये 8 का स्क्वायर, और ये 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64, ये 64 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 36 बचेगा ना। ये 64 इधर जाके माइनस हो जाएगा 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो त्रिज्या की वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, प्लस का ले लेंगे, ठीक है। तो यानी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ना एक आंकड़े दे रखे, उसका बहुलक 52 दे रखा है, तो उसमें हमें एक अज्ञात आवर्ती बारंबारता यानी ए निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्लास इंटरवल का टेबल बना लेंगे। तो 10 से 25 दिया हुआ है, ठीक है, 10 से 25, 25 से 40, 15 का गैप यानी, फिर 40 से 55, फिर 55 से 70, 70 से फिर 85, फिर 85 से 100, और फ्रीक्वेंसी बारंबारता भी दे रखा है 2 3 ए 6 और 6। और पर्सन को पढ़ोगे तो तुम्हें बारंबारता कितना दिया था 52, मतलब बहुलक 52 दिया हुआ था, तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है ये वाला। तो बहुलक 52 दिया हुआ है, 52 अब देखो इनमें से किसके बीच आता है, तो 52 इस 40-55 के बीच आता होगा ना, तो इसी इंटरवल में इसका आंसर आया है 52। तो ये जो 40 है ये L1 हो जाएगा, ये जो इसके सामने वाला F है ये F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, और इसमें 15-15 गैप है ना, तो हाइट क्या हो जाएगा 15। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई में हाइट, ठीक है। अब देखो L1 की वैल्यू
देखो जेड 52 दे रखा था, यहाँ 52 लिख दो। L1 की वैल्यू देखो 40 दे रखा था, यहाँ 40। और F1 की वैल्यू A दे रखा है तो हम लिखेंगे A घटा, है ना, A घटा, यहाँ पे लिख देंगे ऊपर वाला F0 3, फिर बट्टे में 2 गुना A और घटा F0 3 और घटा F2 6। और हाइट देखो यहाँ 15 15 गैप है, यहाँ 15 ले लेंगे। ये 40 प्लस का है ना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 52 में से, तो 52 घटा 40, ये A घटा 3 यानी 2, ये इससे मल्टीप्लाई कर 2A रहेगा, और घटा 3 घटा 6 जोड़ के घटा 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में 15। अब इसमें 12 का डिफरेंस है तो 12 ले लेंगे, और ये हो जाएगा 15 इससे गुना होगा तो 15A, और घटा 15 तिया 45, और बटे में 2A घटा 9। इसके डिवाइड में 1 लेके इसे तिरछा गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये इससे गुना हो जाएगा 12 से, तो 12 गुना जाएगा 2A घटा 9 से, और ये 15A घटा 45। फिर 12 में से 2 गया तो 12 दूनी 24 है, और 12 निम 108, और ये 15A घटा 45। अब जो ये 15A है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 24A में से 15A माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का 108 है ये इधर जाके -45 में ऐड हो जाएगा। 24 में से 5 गया तो 9A आ जाएगा, और ये घट जाएगा, 108 में से घट जाएगा तो 3 6 63 आ जाएगा। फिर 9 से कट जाएगा, 9 से 63, तो ये की वैल्यू 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद ना हमारा अगला प्रश्न है कि सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों, नंबर 1, दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन हो, भिन्न भिन्न हो, और दूसरा बोला है का यानी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, और लीप वर्ष को छोड़ते हुए जवाब देना है, ठीक है, यानी लीप वर्ष नहीं लेना है। तो लीप वर्ष में ना 366 दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। तो लीप वर्ष जो नहीं होते, लीप वर्ष वो होते हैं ना जो 4 के पहाड़े से भाग हो जाते हैं, जैसे 2020 है ना, वो 4 के पहाड़े से पूरा भाग हो जाएगा, तो वो लीप वर्ष है, यानी 2020 में ना 366 दिन रहे होंगे, तो लीप वर्ष नहीं लेंगे तो बचेगा 365 दिन। तो पहला पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात करना है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, तो वो तो साल में 365 दिन में एक ही दिन होगा, तो कितने दिन बच गए जो उनका जन्मदिन एक ही दिन नहीं होगा ना। तो पहले प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम। अब पहला लिख देंगे कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन होने की प्रायिकता, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन होने की प्रायिकता, तो वो होगा 364 दिन और बटे 365। 365 दिन इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष में 365 दिन होता है। तो बस इतना ही छोड़ दोगे ना तो ये आंसर जाएगा। अब दूसरा बोला था ना कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ना, तो यही सूत्र लिख देंगे, और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा और लीप वर्ष नहीं है, तो 1/365 दिन, ठीक है, यही आंसर जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न था इसी के ओर में, एक पेटी में ना 90 डिस्क हैं, मतलब कोई पेटी होगी ना उसमें 90 डिस्क है, जैसे CD प्लेयर होते हैं ना वैसे, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्य निकाला जाता है, यानी बिना देखे एक ही डिस्क निकाला बिना देखे, अभी पता नहीं कौन सा नंबर आ सकता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस डिस्क पर अंकित होगा 2 अंकों की एक संख्या। तो पहला है कि जब उसको निकालेंगे ना तो 2 अंकों वाली संख्या वाला डिस्क निकलेगा, तो 2 अंकों की संख्या वाला डिस्क आने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला लिख देंगे वही ऊपर वाला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 2 अंकों वाली संख्या, तो बताओ 1 से लेकर ऐसे 90 तक डिस्क रखे हैं, तो 2 अंकों वाली संख्या तो 10 से शुरू होती है, और 1 से लेकर 9 तक वाले तो एक ही अंक के होते हैं।
तो एक से लेके 90 तक में टोटल 90 संख्याएं हैं, और 90 में से बस 1 से 9 तक को तो एक ही अंक वाला संख्या कहेंगे। ये एक ही अंक की होती है ना, 1 2 3 एक ही अंक की होती है 9 तक। तो इसीलिए अगर 90 में से 9 छोड़ दें तो 2 अंकों वाली 81 संख्याएं हो जाएंगी। तो फॉर्मूला तो आंसर हो जाएगा 81/90। ठीक है, अभी कट जाएगा तो 9/10 आंसर। अब दूसरा बोला है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो एक ना पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे 1 का स्क्वायर, तो एक ना पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये इसका 1 का स्क्वायर होता है। ऐसे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसे 90 तक में कितने बनेंगे, तो 90 तक में 4 का स्क्वायर 16 भी होगा, 5 का स्क्वायर 25 भी होगा, 36 भी होगा, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 9 का स्क्वायर 81 होगा। 10 का स्क्वायर 100, तो आगे चला जाएगा 90 से। तो कितने संख्याएं हो गई जो पूर्ण वर्ग हैं, तो 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81। तो सब गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याएं हो रही हैं ये। तो आंसर हो जाएगा 9/90। ठीक है, कटेगा तो 1/10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ना अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये पेपर में बहुत आता है। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ करेंगे, पहले ना ऐसे करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर जाएगा P/Q। लिख देंगे जहाँ P व Q पूर्णांक है और तथा नीचे वाली संख्या 0 नहीं है। ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो बटे में कोई भी संख्या लिख दो माइनस प्लस की, वो सब परिमेय संख्या होती है। अब क्या होगा ना कि इसको, इस Q के स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इससे पहले स्क्वायर कर लो। चलो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। तो वर्ग करने से क्या होगा कि ये √5 का स्क्वायर 5 ही आ जाएगा, स्क्वायर चढ़ाएंगे ना तो रूट कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा P² डिवाइड में Q², और ये जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 5Q² = P²। अभी 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो Q² = 5P² और डिवाइड में 5। तो लिख देंगे ना, यहाँ जो 5 है ये P² को विभाजित करता है, यानी डिवाइड करता है। तो अगर कोई संख्या ना किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ना उसको भी डिवाइड करता है। तो लिख देंगे अतः 5 P को भी विभाजित करेगा, यानी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि P को, अब ना P की जगह ना एक तीसरा वेरिएबल पुट करेंगे। तो लिखेंगे माना P बराबर ना 5C है, तीसरा वेरिएबल C ले लेंगे। ये जो P है इसकी जगह पे तीसरा वेरिएबल 5C लेंगे। 5C क्यों लिया, नीचे 5 से डिवाइड देना है ना, इसीलिए 5C लिया है। अगर मान लो नीचे 3 से डिवाइड देना है ना तो 3C, 2 से डिवाइड देना है तो 2C ही लेना है। अब इसको ना यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे माना P बराबर 5C है, और समीकरण 1 में रखने पर, इसे समीकरण 1 में रख दो ऊपर वाले में, तो Q² बराबर P² था, तो P की जगह अब 5C का स्क्वायर चढ़ जाएगा और डिवाइड में 5। अब देखो 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 25C का स्क्वायर C² और डिवाइड में 5, तो 5 से कट जाएगा तो 5C²। तो Q² किसके इक्वल आ गया, 5C का स्क्वायर, और ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो Q² डिवाइड में 5 बराबर में C। और यहाँ पे पता चला ना कि जो 5 है ये Q² को डिवाइड करता है, तो लिख देंगे यहाँ 5
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर ये पी स्क्वायर को विभाजित करता है ना, तो अतः 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा, लेकिन विभाजित करेगा। अब ना यहाँ से क्या करेंगे कि देखो अभी ये 5 ना क्यू पी को भी डिवाइड दे रहा था, और यहाँ 5 किसको, क्यू को भी डिवाइड दे रहा है, यानी ऊपर नीचे दोनों संख्या को डिवाइड दे रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ना कि यहाँ पी, यहाँ 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। तो अतः पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। या तो ये कह सकते हैं ना, इसका अर्थ है ना कि पी और क्यू 5 के अलावा इसके और भी गुणनखंड हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि मतलब पी व क्यू के 5 के अलावा और भी अधिक गुणनखंड है। तो अगर किसी संख्या के ना 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं या सहभाज्य संख्या हो जाती है ना, तो वह परिमेय संख्या हो जाती है। तो लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है, बस हो गया, बस ऐसे लिख देंगे, प्रूफ हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पे, तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यदि अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है 3x² + 4x - 1 के शून्यक हैं, मतलब कह दिया प्रश्न में कि जो अल्फा बीटा है ना, ये ना इन बहुपद के शून्यक हैं, तो बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक, अब हमें बोला है बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक 1/α² हो और दूसरा 1/β² हो। तो ये दोनों शून्यक दिए हुए हैं, हमें एक बहुपद निकालना है। तो इस बहुपद का ही ये अल्फा बीटा मान है। तो पहले इसको सोल्व करके ना पता कर लो अल्फा बीटा कितना है। तो 3x² + 4x + -1 = 0 है। तो अब क्या करेंगे, पहला काम कि पहले ना इसको फैक्टर करके ना शून्य निकाल लेंगे, ये इससे गुना हो जाएगा। तो 3x² माइनस का आ जाएगा। अब हमें प्लस का 4 चाहिए। तो देखो 3 एकम 3 होता है, 3 एकम 3 होता है। इससे ना टाइम लग जाएगा, इसको ऐसे कर लो। तो एक सूत्र होता है, शून्यकों का योग जो होता है ना, शून्यकों का योग वो होता है -b/a, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है ना वो c/a होता है। तो यहाँ से ना जब ax² + bx + c = 0 से तुलना करोगे ना, तो a की वैल्यू तुम्हें 3 मिल जाएगी, b की वैल्यू देखो यहाँ प्लस का 4 और c की वैल्यू -1। यहाँ पे पुट कर दो, तो -b ये रहा, तो -4/3, c की वैल्यू -1/3 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, एक बहुपद। तो x जिसके शून्य क्या हो, 1/α², 1/β²। तो बहुपद निकालने का सूत्र याद कर लो। बहुपद निकालने का x² शून्यकों का योग गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये इससे निकालते हैं हम किसी भी बहुपद को। तो x² हो जाएगा माइनस शून्यकों का योग, तो वो शून्य दे रखा था ना, 1/α², 1/β²। तो यहीं पर पुट कर दो, 1/α² और 1/β² इंटू x प्लस 1/α² इंटू 1/β² = 0। तो x² माइनस इसका एलसीएम लेंगे ना, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर ऐड हो जाएगा ऊपर। तो ऊपर हो जाएगा β² + α² और नीचे ही दोनों को मल्टीप्लाई जाएंगे, α² β², और इसका मल्टीप्लाई 1/α² β²। अब ना क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। तो इन सब का एलसीएम करोगे तो आ जाएगा α² β²। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा α² β² x², और ये इतना ही रहेगा β² + α² इंटू में x, और प्लस एक ही रहेगा, ठीक है, बराबर 0। ये इधर 0 से गुना हो जाएगा, तो बचेगा α² β² x² माइनस β² + α²
इंटू मैक्स प्लस वन इक्वल टू, और ये जो डिवाइड में था ना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इधर जीरो ही बचेगा। तो क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और घटा, इसको आगे पीछे लिख लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। अब मुझे इसका मान पता चल जाए, इसका मान पता चल जाए, पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अल्फा बीटा तो दिया ही था कि 1/3 है ना घटा का, तो ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना इसको लिख दो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इसका मान हमें क्या देता है घटा 1/3 का स्क्वायर। तो ये खोलोगे ना घटा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मान ढूंढना है, तो देखो हमें अल्फा प्लस बीटा तो मिल ही गया था, देखो अल्फा प्लस बीटा में मिल ही गया था घटा 4/3। अब ना इसका ना क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे ना तो ये जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर करने पे 4 चौक 16 3 3 9 हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 16/9, ठीक है। अब देखो ये मेरे को इसका मान चाहिए ना, इसका मान चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, इसका मान देखो मैंने यहाँ निकाला था ना -1/3 आया था ये ना, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 1/3। ये जो मल्टीप्लाई करोगे ना तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 एकम घटा 2/3 इक्वल टू 16/9, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 16/9 में ऐड कर दो 2/3, तो ऐड करने पे आएगा 9 3 कैल्शियम 9, ये 16 जमा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/9, 16 6 22/9। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 22/9, तो यहीं पे क्या पुट कर दो 22, ठीक है ना, 22/9 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आ गया घटा 22/9 इंटू मैक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लो 9 9 और इसके नीचे 1 ले ले, तो एलसीएम आएगा इनका 9, तो ऊपर एक्स स्क्वायर घटा 22x और जमा 1 के टेबल में 9 9 बार आएगा, 9 एकम 9, तो एक्स स्क्वायर घटा 22x जमा 9 इक्वल टू, ये 9 इधर गुना हो जाएगा 0 से, तो 0, तो हमारा एक्स स्क्वायर घटा 22x प्लस 9 ये हमारा बराबर 0, ये आंसर आ गया। तो यही हमारा ना बहुलक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि बहुपद, एक बहुपद दे रखा है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्य ज्ञात करो, हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो ये आसान क्वेश्चन है। पहले से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर लेंगे बराबर 0 मानकर, ठीक है। लिखेंगे माना कि ये बहुपद px है पोलिनोमियल, तो देखो a की वैल्यू 2 मिलेगी, b की वैल्यू घटा 3 और c की वैल्यू 1, तुलना कर लिया abc मिल गया। उसके बाद ना शून्य निकालना था, तो 2x स्क्वायर घटा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो इसको गुना करो, तो 2 एकम 2x स्क्वायर, तो 2 एकम 2 होता है, मल्टीप्लाई करने पे और जोड़ने पे हमें घटा 3 चाहिए, तो इसके आगे घटा लगा देंगे और घटा, देखो 2 का एलसीएम करोगे ना तो 2 एकम 2 आएगा और हमें घटा 3 चाहिए, तो घटा घटा लिखोगे तो इन्हें ऐड करने पे ये 3 आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करने पे माइनस प्लस का यही आएगा 2 बन जाए 2x स्क्वायर। अब इसमें से 2x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 बचेगा, इन दोनों में से -1 कॉमन लोगे तो x माइनस 1, x माइनस 1 x 1 में सेम हो गया, तो एक बार लिखेंगे, और ये 2x माइनस 1 एक बार इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार x माइनस 1 को 0 पुट कर लेंगे, एक बार 2x माइनस 1 को 0, तो ये -1 उधर जाएगा तो प्लस की 1 और ये उधर जाएगा प्लस का 1 और x की वैल्यू 1/2, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा शून्य क्या आ गया 1 और क्या आ गया 1/2। अब उसने जांच करने को बोला था, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध जांच करना है, तो संबंध होता है ना कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करने पे ना घटा b/a आना चाहिए, ठीक है। और एक और संबंध होता है कि उन्हें गुणनफल, उनका गुणनफल करने पे किसके बराबर आना चाहिए c/a। तो एक बार शून्य को जोड़ो, तो ये रहा 1 और 1/2, तो इन्हें जोड़ोगे ना तो इसका आंसर किसके सेम आएगा घटा b/a का मान। तो घटा b देखो यहाँ पे घटा 3 है और वो a का मान 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे घटा 3 और बटे 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस का 3/2, और ये भी एलसीएम लोगे तो 3/2, तो आ गया ना बराबर। और ऐसे ही गुणनफल करने पे भी c/a आएगा, तो गुणनफल करो इन दोनों शून्य को तो c/a आएगा, तो c की वैल्यू वहाँ पे ढूंढो, c की वैल्यू ये रही 1 और a की वैल्यू 2, तो यहाँ जाएगा 1/2, तो ये भी गुना करने पे 1/2 और 1/2 आ गया ना सेम,
तो यही तुम्हें ना संबंध के सत्यता की जांच करनी है, ऐसे ही जांच करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक समांतर श्रेणी के पहले 7 पदों का योग 49 है। ऐसे एक समांतर श्रेणी है ना, उसके 7 पदों का जोड़ कितना है? 49। किसी समांतर श्रेणी के 7 पदों का जोड़ 49 है और पहले 17 पदों का जोड़, फिर वही कह रहा है दोबारा 17 पदों का जोड़ 289 है। तो हमें बोला है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो, तो हमें एपी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एपी का मतलब हो गया पहला पद, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके हमें ना एपी निकालनी है। तो हमें एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 7 दे रखा है तो n की वैल्यू 7 ले लेंगे, तो 7/2, फिर 2a प्लस 49 की वैल्यू 7 ले लेंगे, मतलब n की वैल्यू 7, तो 7 घटा 1 और डी, और S7 की वैल्यू 49 दिया ना, तो यहाँ 49 ले लेंगे। 49 बराबर 7/2, ये 2 हो जाएगा, और 2 7 में से 2 1 गया, 6d हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे ना तो 7 के पढ़े से 49 कट जाएगा 7 बार में, और यहाँ से ये 2 है ना, इन दोनों में से 2 का पढ़ा को मिला के 2 भी काट देगा उन्हें, तो 2 1/2 बचेगा, और ये बचेगा 2a प्लस 6d। अब यहाँ से 2 का पढ़ा को मिल लोगे ना, नहीं तो 2 को इधर गुना कर दो, 2 7 14 हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। तो सेम ऐसे ही इसमें भी सूत्र लगाओगे यही वाला। तो एस एन की जगह क्या रख दोगे? 17, फिर एन की जगह 17/2, फिर 2a प्लस 17 घटा 1, यानी एन की जगह 17 घटा 1, और डी भी पता नहीं है तो छोड़ दो। S17 का मान 289 दिया था, बराबर 17/2, फिर 2a प्लस, और देखो 17 में से 1 गया तो 16d, 17 से कट जाएगा 17 बार में, ठीक है। फिर ये 2 उधर गुना हो जाएगा तो 17 दूनी 34 जाएगा, तो 2a प्लस 16d, ये क्वेश्चन 2 आ जाएगा। अब ये भी 2a है, 2a है, तो इन्हें अगर घटाएंगे ना तो a कट जाएगा, d का मान आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में से एक घटाने पर, तो समीकरण 2 में से 1 घटा दो अब, तो क्या हो जाएगा? तो समीकरण 2 क्या है? 34 बराबर 2a जमा 16d, उसमें से ये घटाना है, 14 बराबर 2a घटा 6d। घटाओगे ना तो ये निशान चेंज आएगा, माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये कट जाएगा। ये घटाने पे 20 आएगा और ये घटाने पे 10 आएगा, सॉरी ये तो जुड़ जाएगा, सॉरी ये प्लस था ना, तो घट के 10 ही आएगा, 10 से कट जाएगा तो डी की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब डी का मान 2 आ गया ना, उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो डी का मान यहाँ 2 पुट कर दो, डी का मान यहाँ 2 रख दो, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 फिर उधर घट जाएगा, 14 में से 12 गया 2, और 2 से फिर 2 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू 1 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना था? ए पी। तो ए का मान क्या है? 1, तो यहाँ 1 रख दो, फिर ए का मान 1 जमा डी का मान 2, फिर ए की वैल्यू 1 जमा 2 गुना डी का मान 2, तो 1 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 1 5, तो हमारा ए पी का आंसर आ गया 1 3 5, ऐसे ऐसे भी बनेगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल है कि कोसेक थीटा हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर सेक थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट बंद, और टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/sin, इसको साइन रहने देंगे। इसका फॉर्मूला 1/cos, इसको कोस रहने देंगे। इसका होता है साइन बटा कोस, इसका होता है कोस बटा साइन। अब क्या करेंगे? अब ना इसका एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर चढ़ जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये साइन इस पर चढ़ के साइन स्क्वायर थीटा, इस पर चढ़ के कोस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, डिवाइड में बचेगा ये साइन थीटा कोस थीटा। और देखो अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये कोस उधर ले आके माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन आ जाएगा, और अगर कोस चाहिए तो साइन घटा देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ? कोस के, तो इसको हटा के हम कोस लिख देंगे, और 1 माइनस कोस को हटा के साइन लिख देंगे इसकी जगह, और नीचे यहाँ पे एक साइन है एक कोस है। अब ये एक साइन से ये एक साइन कट जाएगा तो एक साइन बचेगा, फिर ये साइन से वो साइन कट जाएगा, ऐसे एक कोस से एक कोस कट जाएगा, इस कोस से एक कोस कट जाएगा, तो ऊपर सब कट गया, एक बचेगा, तो इसीलिए एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक ही प्रूफ करना था, एक प्रूफ हो जाएगा।